एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पर मैं आपको सीटेट की कंटेंट और पेडागोजी हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूं। और ये जो क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, हर स्टेट लेवल टेट एग्जाम जैसे कि सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट या कोई भी स्टेट लेवल जो टेट है उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है सभी सिलेबस एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, टॉपिक सेम है, स्पेशली सीडीपी वगैरह का जो है ना। तो ये सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सभी वीडियो आपके हर स्टेट लेवल एग्ज़ाम को क्लियर करने, स्टेट लेवल टेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसके अलावा जो टीचिंग एग्ज़ाम है जैसे कि केवीएस, एनवीएस, DSSB एग्ज़ाम, इसमें भी सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पूछा जाता है। उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप सभी को पता है कि हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वो सीटेट पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि फरवरी 7, 2023 मतलब 2022 का जो आपका एग्ज़ाम था, जो 7 फरवरी 2023 तक चला था, उसी का ये पेपर है। जिसके हमने 10 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। सीडीपी पेपर 2 7 फरवरी 2023 का ये पेपर मैंने उठाया है। इसमें हम आज 11th क्वेश्चन से हम देखेंगे क्या बोल रहा है। और सिर्फ क्वेश्चन को देख के आंसर बताना ही इतना ही सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करती हूँ, टॉपिक को बताती हूँ, ताकि जो नए लर्नर हैं, नए एस्पायरेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें क्वेश्चन का पैटर्न समझ आए, एग्जाम का पैटर्न समझ आए, किस एरिया से क्या टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी बन रही है, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी स्ट्रेटजी डेवलप होती जाएगी। ये सब कुछ हम ध्यान में रखते हुए आपको विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम है निर्मला साहू, आपकी एजुकेटर एंड मेंटर। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करके क्वालिफाई किया हुआ था। और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 11th नंबर, और जैसा कि आप सभी को पता है कि 10th तक हमने लास्ट वीडियो में 10th तक किया था, आज हम 11th से देखेंगे। आइए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब देखिए, ये एजर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी हो जाता है समझने के लिए कि एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। इत्मीनान से पहले आप क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन समझने के बाद आप ऑप्शन को पढ़िए। एक बार नहीं, दो बार नहीं तो 3 बार, ऐसे 2 से 3 बार आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। जहां पर आपने क्वेश्चन को समझ लिया वहां आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो इसलिए बहुत आराम से हम पहले देखते हैं किस तरह से पढ़ के हम उसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। असर्शन बोल रहा है, अ टीचर शुड इंक्लूड प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप टास्क, डिस्कशन, डिबेट among student in teaching learning process। अब रीजन बोल रहा है, लर्निंग इज इंडिपेंडेंट टू सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए, हिंदी में देख लेते हैं। कथन है आपका, अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, समूह कार्य, ग्रुप वर्क, चर्चाएं, डिबेट एंड वाद विवाद, डिस्कशन जो होता है वो शामिल करना चाहिए। ये कथन है। तर्क इसका दिया जा रहा है, रीजनिंग दिया जा रहा है, अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से स्वतंत्र है। कहने का मतलब ये है कि लर्निंग जो है वो इंडिपेंडेंट है अगर बच्चे सोशल इंटरेक्शन में करते हैं। मतलब बच्चों को अगर आप सोशली इंटरेक्ट होके काम करने देते हैं, सीखने का काम करने देते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, डिपेंडेंट नहीं है ना। उनकी लर्निंग डिपेंडेंट नहीं है कि इसी चीज़ से सीखेंगे, वो कहीं से भी आप सोशल एनवायरनमेंट में, सामाजिक वातावरण में उन्हें छोड़ देते हैं, कल्चरल जो है, सोशो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक में छोड़ देते हैं, तो वो
अपना इंडिपेंडेंट क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करते हैं, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है, बात सही है। इसीलिए अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए, परियोजना, प्रोजेक्ट वर्क, समूह कार्य है ना, जो प्रोजेक्ट वर्क है, ग्रुप टास्क है, डिस्कशन है, डिबेट है, ये सब करना चाहिए। इससे क्या होता है, सोशली इंटरेक्शन होता है। सोशल क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, और अगर सोशली इंटरेक्ट करते हैं तो अलग अलग कल्चर से इंटरेक्शन होता है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग कल्चरल चीज़ें, जो सांस्कृतिक चीज़ें होती है, उनके बिलीफ होते हैं, कस्टम होते हैं, उसको वो सीखते हैं समाज में। और अगर आप ग्रुप वर्क देते हैं, डिस्कशन वगैरह करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, आपस में जब वो मिलकर कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं तो कई लोगों से मिलते हैं, मतलब सोशली इंटरेक्ट करते हैं, उनकी चीज़ों को वो सीखते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उनका जो अधिगम होता है वो और अच्छा होता है, उनके संज्ञान का विकास बहुत अच्छा होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। लर्निंग जो है वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, बिल्कुल ही छंद रूप से सीखते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है, तर्क जो है, रीजनिंग सही है, क्योंकि रीजनिंग सही है उसका कथन भी क्या है, सही है। तो ये हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। फर्स्ट बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, बात सही है, क्योंकि लर्निंग सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इंडिपेंडेंट है बच्चों के लिए। और ये कैसे होता है, जब आप प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप वर्क, डिस्कशन, डिबेट ये सब देते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं सोशली और अच्छे से सीखते हैं। तो ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, क्योंकि यही कहा गया है अगर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग की जाए इंडिपेंडेंटली, मतलब वो सीखते हैं, और कैसे सीखते हैं, स्वयं से करके सीखते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट है। और ये जब उन्हें इस तरह का जो वर्क दिया जाता है ना, ग्रुप वर्क, टास्क, डिस्कशन, डिबेट, तो वो सीखते हैं इंडिपेंडेंटली। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका फर्स्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर की व्याख्या कर रहा है, ये फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 12th नंबर। Boys are good at mathematics and girls are good at music and dance. This statement exemplified. कई बार हमने ये जेंडर स्टीरियोटाइप का हमने आपको टॉपिक करवाया है, क्वेश्चन के साथ समझाया है। समाज के द्वारा बनाई गई जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप होती है, जेंडर रूढ़िबद्धता, वही मतलब समाज का के द्वारा निर्माण किया गया है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां ये करती हैं, लड़के ये नहीं करते हैं, लड़के नहीं रो सकते, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां घर पे ही काम करेगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़कियां भारी वाला काम नहीं कर सकती है, और लड़के जो हैं कुकिंग नहीं कर सकते हैं, लड़के मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियां म्यूजिक डांस में अच्छी होती है। ये सब समाज के द्वारा बनाई गई एक रूढ़िबद्धता है, ठीक है। लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती है। यह कथन क्या इंगित करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं, कई बार हम ये क्वेश्चन को हम कर चुके हैं कि ये जेंडर रूढ़िबद्धता को बताता है, जो लोग समाज में बना दिए हैं कि लड़कियां ये कर सकती है, लड़कियां ये नहीं कर सकती है ना, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, वही चीज़ चलती आ रही है और उसी को हम भी मानने लगते हैं कहीं किसी हद तक। लेकिन आजकल क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में इन सबको हटाने का काम किया जा रहा है, मतलब कि बताया जा रहा है विथ डिस्कशन एक्सप्लेनेशन कि नहीं, बोथ जेंडर आर इक्वल, ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी पे काम किया जाता है। इसीलिए तो हमारा आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप को ये दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू केटर द डाइवर्स लर्निंग, डाइवर्स यानी कि जहाँ पर हर तरह के नीड वाले बच्चे हों, डाइवर्स लर्निंग नीड ऑफ स्टूडेंट, टीचर शुड नॉट present the content in various ways, building learning and self-regulation skill among the student, motivate student to frame mastery oriented goal, label and classify student based on their सोशल कॉन्टेक्स्ट। क्या बोल रहा है, देखिए, विद्यार्थियों की विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, मतलब डाइवर्स जो नीड है लर्नर का, ठीक है, अलग अलग जो इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ क्लासरूम में बच्चे हैं, उनके डाइवर्स नीड को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। 3 ऐसी चीज़ दिया है जो
करना चाहिए जो होता है, और एक ऐसी चीज जो आपको नहीं पे फोकस करना है, जो नहीं होना चाहिए, उस पर देखेंगे। विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। डाइवर्स क्लास में अलग अलग तरीके से बच्चों को करेंगे तो अलग अलग डाइवर्स बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से समझेंगे, है ना, क्योंकि एक ही मेथड को आप अलग हर तरह के इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बच्चा समझेगा, किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे दृष्टिबाधित बालक है क्लास में, ठीक है, आप उनको चार्ट पेपर दिखा के या फिर कुछ भी विजुअल चीज़ दिखा के कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए सूटेबल है? नहीं है, ठीक है, हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए विषय वस्तु यानी कि टॉपिक जो है उसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। विद्यार्थियों में अधिगम व स्वयं नियमन कौशल विकसित करने चाहिए, मतलब बिल्ड लर्निंग एंड सेल्फ रेगुलेशन स्किल अमंग स्टूडेंट, ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है, ठीक है। मोटिवेट स्टूडेंट टू फ्रेम द मास्टरी ओरिएंटेड गोल, तो देखिए ये बात भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा नहीं आएगा। नॉट की बात की जा रही है। मोटिवेट स्टूडेंट टू फ्रेम मास्टरी गोल ओरिएंटेड, मतलब कि छोटे छोटे आप टास्क दे दीजिए और उसको मास्टर करने के लिए उनको एक गोल दे दीजिए, है ना, मतलब छोटे छोटे टास्क है, इसको कंप्लीट करो, गोल को अचीव करो, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है बच्चों को, है ना। एक साथ बहुत कुछ पढ़ा देंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा, जरूरी नहीं हर बच्चे को समझ आए। छोटा 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 टास्क देते हुए उनको मास्टरी उस पर पाने की जो उनको मोटिवेशन है उसके लिए कीजिए, ये भी सही होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बिल्ड लर्निंग एंड सेल्फ रेगुलेशन स्किल, ये तो अच्छी बात है कि सेल्फ रेगुलेशन का जो स्किल है, कौशल है, और लर्निंग का जो कौशल है उसको बिल्ड करना बच्चों के बीच में, ये भी सही है। क्योंकि इसमें पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो हमको ये देख सकते हैं कि ये तीनों सही है, तो आंसर सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। नॉट पूछा है, और जबकि ये किया जाता है, आप डाइवर्स लर्निंग जो है बच्चों की जो नीड को पूरा करता है ये डाइवर्स लर्निंग में। अब बोल रहा है नॉट है, तो लेबल एंड क्लासीफाई स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल कॉन्टेक्ट, ये बात सही होगी, मतलब आंसर के कॉन्टेक्स्ट से। आंसर में पूछा है, मतलब क्वेश्चन में पूछा है नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, हमको लेबल और क्लासीफाई नहीं करना है, स्टूडेंट को वर्गीकृत नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, लेबल नहीं करना है, रैंकिंग नहीं करनी है, यही बात सही है, तो 4th नंबर सही हो जाएगा। मतलब कि विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण, लेबल और वर्गीकरण करना चाहिए, एकदम गलत बात है, मतलब ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए पूछा है। और बाकी ये जो 3 है ये बहुत अच्छे हैं, डाइवर्स जो लर्निंग है बच्चों की, डाइवर्स नीड को जो केटर करता है, ये तीनों बात सही है, तो ये नहीं आएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर, क्योंकि इसमें पूछा है क्या नहीं करना है। डैश इज नॉट एन इफेक्टिव मोड ऑफ असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द लर्निंग गैप ड्यूरिंग द एक्टिविटी, गतिविधि मतलब एक्टिविटी के दौरान अधिगम अंतरों मतलब कमी जो होती है उसको समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। फिर से बोल दिया है, देखिए नहीं है, तो 3 ऐसे दिए होंगे जो प्रभावशाली तरीके होंगे, और एक होगा जो प्रभावशाली नहीं होगा, उसे हमको देखना है, ठीक है। असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, देखिए मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन, स्व आकलन। रचनात्मक, सहपाठी, स्व आकलन एकदम सही है असेसमेंट के लिए, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत अच्छा है, बीच बीच में टीचर क्वेश्चन वगैरह लेती है, FAQ करती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की उसमें देती है, क्वेश्चन पूछ लेती है, वो ठीक है। पीयर असेसमेंट मतलब कि आपस में जब बच्चों को दे दिया जाता है टास्क, एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे से समझो। और सेल्फ असेसमेंट मतलब तुमने कितना सीखा है उस पर सेल्फ रेगुलेशन करना है, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। ये तीनों बहुत अच्छे प्रोसेस हैं आपका असेसमेंट में, इफेक्टिव मोड ऑफ असेसमेंट है ये तीनों इफेक्टिव मोड ऑफ असेसमेंट है। पूछा गया है कि क्या नहीं है, तो असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं करना है हमें।
मतलब स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बेस पे असेसमेंट नहीं करना है, जो मानकीकृत परीक्षण है उस पर हमें नहीं करना है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है हमेशा रिलायबल आंसर नहीं देता है। और एक जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं असेसमेंट के लिए वो हर बच्चों के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ बच्चे हैं। तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट आप सेट कर रहे हैं असेसमेंट के लिए, वो हर बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, आंसर सही नहीं देगा, इसीलिए ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है क्या इफेक्टिव नहीं है। तो ये असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट। क्रिटिकल थिंकिंग यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने के लिए कई तरह का आंसर, कई तरह के आइडियाज, मतलब ब्रेनस्टॉर्म करना, इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। कोई एक समस्या है उसका कई तरीके से, बहुत सारे तरीके से आंसर निकालना, नए आइडियाज जनरेट करना, कई तरह के आइडियाज जनरेट करना, उसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो वो कौन प्रमोट करता है देखिए, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन, देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 523 बाय 62, तो इसका तो एक स्टैंडर्ड आंसर है, एक ही आंसर है, तो ये गलत हो जाएगा। When did हरियाणा बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका एक सटीक आंसर है, तो सभी कोई सिर्फ एक ही आंसर देंगे, इसको अलग अलग तरीके से क्या निकालेंगे। ये तो फैक्चुअल बेस है, फैक्चुअल जो बेस होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं प्रमोट करता है, क्योंकि फैक्चुअल बेस में आपको जो पता है वही आंसर देंगे, है ना। इसमें और क्या सोचेंगे, ये जो डेट होगी वही बताओगे, अलग से अपनी डेट तो नहीं बनाओगे। इसमें जो फिगर आप मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वही होगा ना, अलग तरीके से और नहीं कर सकते हो, तो ये गलत है, ये भी गलत है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो एक ही सटीक आंसर है, तो ये भी गलत है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन, कई अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन सोच पाना। हाउ वुड यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर सिटी। अब ये पूछेंगे ना बच्चों को कि वाटर लॉगिंग मतलब कि जब पानी जो है जमा हो जाता है आपके सिटी में, तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हर बच्चा मतलब एक बच्चा कई अलग अलग तरीके से आंसर देगा, मतलब हर बच्चा अलग अलग आंसर देगा, तो आपके पास इस एक प्रॉब्लम का कई तरह का सॉल्यूशन निकलेगा, और यही क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। हिंदी में देख लेते हैं, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा है, ये नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन इसके फैक्चुअल बेस हैं, एक ही आंसर होगा। ठीक है, हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना था, ये भी नहीं होगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनके सिर्फ एक ही कॉन्वर्जेंट, जो मतलब कहते हैं ना एक आंसर देते हैं, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करता है, ना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को। आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। जब आप ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं ना बच्चों को, आप अपने शहर में जल भराव मतलब कि वाटर क्लॉगिंग का जो समस्या है उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो हर बच्चा अलग अलग अपने अपने ओपिनियन देगा, अपने अपने आइडियाज़ देगा, और यहाँ पे आइडियाज़ और थॉट की ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, है ना, विचारों का तूफान होगा, हर बच्चा अलग तरीके से सोचेगा, अलग सोचेगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को क्या हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन जो है वो क्या है, प्रमोट हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, तो आंसर हो जाएगा 4th वन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन केटर टू द नीड ऑफ। इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा क्या करता है, नीड ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्टूडेंट विद वेरिड जेंडर ओरिएंटेशन, स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसमें से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है ऑप्शन में। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करती है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी, विविध जेंडर उन्मुखी विद्यार्थी, विशिष्ट अधिगम अक्षमताओं वाले विद्यार्थी। तो तीनों को ही वो करता है, क्योंकि देखिए इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा का मतलब है कि चाहे वो सोशली इकोनॉमिकली कोई भी बैकग्राउंड से आए, चाहे वो किसी भी तरह का डिसेबिलिटी हो, है ना, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, ये सबको इंक्लूड करना है एक साथ ऑल टुगेदर, और उनके नीड को कैटर करते हुए, ये सभी के अलग अलग नीड को कैटर करते हुए हम अपनी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको
आगे बढ़ाते हैं ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन कर सकें, है ना। तो इसमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी आ जाएगा, ठीक है। वेरिड जेंडर ओरिएंटेशन ये भी आ जाएगा, स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ये भी आ जाएगा। मतलब 1 2 3 4th नंबर आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ये तीनों को ही शामिल करेगा इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी पोजेस डायरेक्ट चैलेंज इन द डोमेन ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है। मतलब कि ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है जो सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑटिज्म, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। स्वालीनता, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य या गतिशीलता बाध्यता। तो आप सभी को पता है कि डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसमें सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डिस्ग्राफिया यानी कि हैंडराइटिंग वगैरह से रिलेटेड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी है, तो इसका भी सॉल्यूशन है कि मतलब कि फिजिकली चैलेंज्ड है अगर, तो मतलब जो वो हेल्प होती है इक्विपमेंट वो सब प्रोवाइड करके आप समाज में इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऑटिज्म एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ब्रेन में जो प्रॉब्लम होने की वजह से ऑटिज्म जो होती है उसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बाधा होती है, ठीक है। स्वालीनता जिसे हम कहते हैं, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ऑटिज्म एक ऐसा डिसेबिलिटी है जो सोशल इंटरेक्शन या सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। In order to cater the need of student struggling with attention deficit hyperactivity, देखिए ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, मतलब अटेंशन की कमी होना, है ना। बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, छोटे छोटे जो स्पैन ऑफ टाइम होता है उसमें भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। तो इस ADHD प्रॉब्लम से हैंडल करने के लिए, मतलब ऐसे बच्चों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी नीड को केटर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे, मतलब ADHD से जो जूझ रहे बच्चे हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। गिव मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। भाई उसका एक छोटा सा टाइम वो स्पैन को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, एक साथ काम में कैसे कंसंट्रेट करेगा, तो ये तो उसके लिए और भी चैलेंजिंग हो जाएगा, ये गलत है। मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्टर इन द सराउंडिंग, ये सही है। फिर भी ऑप्शन को देखते हैं। असाइन असाइनमेंट दैट रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, जब अटेंशन ही लैक ऑफ अटेंशन है इसमें और इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन अटेंशन की बात की जा रही है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। असाइन टास्क विच रिक्वायर पेसिव लिसनिंग टू द पीयर, मतलब पेसिव की बात कर दी यहाँ पे, तो नेगेटिव हो गया। भाई पेसिव लिसनिंग है, सुनना नहीं है पीयर्स को, और वो ऐसे टास्क को दिया जाएगा, तो ये भी तो गलत है ना। तो आंसर ये सही है। हिंदी में देख लेते हैं। एक ही समय पे अनेक कार्य देने चाहिए, ताकि एक में तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है तो दूसरे में बाकी में क्या करेगा, है ना। तो मतलब ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया है। परिवेश में विकर्षण को कम करना, देखिए डिस्ट्रैक्शन वगैरह जो होता है ना, तो बच्चे और भी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन को अगर कम किया जाए तो वो थोड़ा कंसंट्रेट कर सकता है ना। भले उसका जो टाइम स्पैन है बहुत कम होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी टाइम स्पैन बढ़ेगी अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। विकर्षण मतलब कि डिस्टर्बेंस जिसे कहना चाहिए, ठीक है। आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्बेंस फ्री रखेंगे अगर, तो बच्चे का जो अटेंशन का टाइम स्पैन है वो बढ़ेगा, तो ये एक अच्छा तरीका है। और ऐसे प्रदत्त कार्य देना चाहिए जो लंबी अवधि, तो लंबी अवधि बोल दिया है तो यहीं पे गलत हो गया है, ठीक है। ध्यान की ज़रूरत होनी चाहिए, यहाँ पर बच्चा छोटे छोटे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम को अटेंशन देने के लिए जूझ रहा है, यहाँ पे लंबी अवधि वाली बात की जा रही है। ऐसे कार्य देने चाहिए जिनमें सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो, मतलब पैसिव रूप से सहपाठियों को सुनना हो। ये कोई मतलब किसी काम का नहीं है, ये स्टेटमेंट ही इतना ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो ADHD बच्चे जो हैं, जो अटेंशन जो लैकिंग करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनका जो डिस्ट्रैक्शन है ना उनके आसपास सराउंडिंग में, उसको कम अगर करेंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन का जो टाइम स्पैन थोड़ा बढ़ेगा और धीरे धीरे करके उनमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इस तरह का
जो उनके नीड है उसको कैटर किया जा सकता है। ये हमारा आंसर सेकंड नंबर सही हो जाएगा। परिवेश में विकर्षण को कम करना है ना, कम से कम करना, तो इससे बच्चे की कंसंट्रेशन जो स्पैन है, टेंशन की स्पैन है, वो बढ़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन शुड बी एंश्योर फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। देखिए क्या बोल रहा है, हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थी के सफल समावेश को सुनिश्चित करता है ना। जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, लोकोमोटर मतलब कि चलने में जिनको परेशानी होती, डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, चलने में जो डिसेबिलिटी होती है, उन बच्चों को सक्सेसफुली इंक्लूजन कैसे, मतलब कि समावेश कैसे कर सकते हैं आप, क्या प्रोविजन देके? रैम्प एंड लिफ्ट टू मेक बिल्डिंग एक्सेसिबल, एकदम सही है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन सीटिंग अरेंजमेंट, इससे क्या होगा, यहाँ पे चलने में दिक्कत हो रही है तो सीटिंग अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं हो, तो बैठने की बात की जा रही है। क्लासेस ऑन द टॉप ऑफ फ्लोर, मतलब चल नहीं पा रहा है, चलने में दिक्कत है, तो क्लास को और टॉप में कर दिया जाए, है ना, बिल्कुल नेगेटिव। डिजाइनिंग एक्टिविटी विच रिक्वायर फ्रीक्वेंट मोबिलिटी, मतलब कि बार बार उन्हें चलने और क्रिया, चलने वाली जो क्रिया है, एक्टिविटी करनी पड़े, ऐसा हमें एक्टिविटी डिज़ाइन करना चाहिए। मतलब देखिए तीनों कितना ज़्यादा ऑपोजिट है इसके, ठीक है। बात बस एक ही सही है, रैंप और लिफ्ट जैसी चीज़ बनाएंगे उनके लिए सुविधाजनक होगा, वो आराम से वहाँ पे चलना, मतलब आराम से वहाँ तक चल पाएंगे हेल्प से, ठीक है। लिफ्ट और रैंप की मदद से भवन तक पहुँच को आसान सुगम्य बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाकी ये तीन गलत है, जो बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर 21 से 30 तक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। स्टूडेंट विथ गिफ्टेडनेस टिपिकली, गिफ्ट मतलब गिफ्टेड चाइल्ड, क्रिएटिव चाइल्ड, डाइवर्जेंट थिंकर वाला चाइल्ड, ठीक है, कैसा होता है? टेक लॉन्ग टाइम इन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन है, मतलब कि वो हर एक चीज़ को क्रिएटिविटी के साथ करता है, बहुत सारे आइडियाज़ उसमें न्यू अपने ओन के आइडियाज़ आते हैं और बहुत जल्दी सीखता है, ठीक है, उसे हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। तो वो बहुत, इसमें बोल रहा है कि बहुत लंबे समय मतलब लेता है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो ये तो नेगेटिव है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन लर्निंग, मतलब कि वो लर्निंग करने में बहुत ही डिफिकल्टी फेस करता है, ये भी गलत है। गिफ्टेड चाइल्ड है भाई, स्पेशल चाइल्ड है, कहने का मतलब है हर एक चीज़ बहुत जल्दी से, आसानी से, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सीख जाता है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ों को बहुत आसानी से और जल्दी सीख जाता है। नए नए उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, उनके खुद के विचार होते हैं, ये सब ये गिफ्टेड चाइल्ड की निशानी है। और यहाँ पे ये ऑपोजिट बोल रहा है, कैन नॉट सर्च फॉर रिलेशनशिप बिटवीन सब कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सब कॉन्सेप्ट है उसके बीच का रिलेशनशिप नहीं फाइंड आउट कर सकता है। ये तो कितना नेगेटिव बात है, मतलब इतना उस लॉजिकली थिंकिंग में वो इतना हाई होता है कि हर तरह के कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट के बीच का रिलेशनशिप खुद ही निकाल लेता है, ठीक है। तो हाईली वो क्या होता है, लॉजिकल इंटेलेक्चुअल उसका डेवलप्ड होता है, तो ये भी गलत है। हैव हाई ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हाँ है, हायर ऑर्डर का जो, हाई ऑर्डर का जो HOT जिसे बोलते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, ये सही है। मतलब गिफ्टेडनेस जो है चाइल्ड में, स्टूडेंट में, वो हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में एकदम ज़्यादा अच्छा होता है। मेधावी जो विद्यार्थी है विशेषकर नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लेता है, गलत। अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं, ये भी गलत। उप अवधारणाओं के मध्य संबंध को नहीं खोज पाते हैं, ये भी गलत। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं, मतलब कितना भी हाई लेवल का आप क्वेश्चन प्रॉब्लम दे दीजिए, उसको सॉल्व करने की क्षमता होती है उन्हें। नए नए चैलेंजिंग टास्क जो बहुत ही ज़्यादा दूसरे बच्चों के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, वैसे चैलेंजिंग टास्क को बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है। उनकी जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए क्या होते हैं ये बच्चे, मेधावी छात्र होते हैं। तो आंसर 4 हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से 20 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं। इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है सरल भाषा में, वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो
अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।